देखिए आज पढ़ रहे हैं ये एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर 4 होना चाहिए। सबसे पहले देखिए इसमें कि ये एसिड बेस सॉल्ट क्या है। तो एसिड बेस और सॉल्ट ये यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं। एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, एलिमेंट्स। ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें तो ये सभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन तत्व हैं। यौगिक की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, साधारण नमक, NaCl, ये सभी क्या है, यौगिक है। यौगिक में क्या होता है, तो एक से अधिक तत्व होते हैं। अब ये एसिड बेस और सॉल्ट भी क्या है, तो यौगिक है, कंपाउंड है। तो इसमें भी एक से अधिक तत्व होंगे। एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है, स्वाद में ये खट्टे होते हैं। आप इमली, आप जो है सेब, आप खट्टे फल खाइए तो उसमें देखिए कि आपको खट्टापन महसूस होता है, तो उसमें कोई ना कोई एसिड पाया जाता है। उसी एसिड के कारण उसका स्वाद जो है वो खट्टा होता है। तो स्वाद में ये होंगे खट्टे। इस वर्ड की उत्पत्ति जो है एसिडस से हुई है। एसिडस माने खट्टा होता है। बेस में क्या होता है, तो बेस ये स्वाद में कड़वा होता है। आप साबुन की बात करेंगे यदि तो वो बेस का एग्जाम्पल है। नहाते वक्त कभी साबुन चला जाता हो मुंह में तो देखिएगा कि बड़ा अजीब लगेगा आपको। इसके अलावे आप नीम का दतुअन या कुछ और भी चीज खाए होंगे जो आपको बहुत कड़वा लगा हो, तो वो सभी नेचर में बेसिक होगा, उसमें कोई ना कोई बेस होगा। सॉल्ट की बात करेंगे तो इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद होता है आपका नमकीन, सॉल्टी। साधारण नमक खा के देखिए कैसा लगा, वही नमकीन है, वही सॉल्ट है। चलिए, अब ये जो स्वाद में खट्टा और स्वाद में कड़वा बोल दिए, ये तो ठीक है, लेकिन यदि इसका हम साइंटिफिक डिफिनेशन देना चाहें तो इसका एक डिफिनेशन ऐसे दिया जा सकता है कि एसिड वे पदार्थ हैं जिसका जलीय अपघटन करने पर, जिसका जलीय अपघटन होने पर, जलीय अपघटन को हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। और ये जलीय अपघटन का मतलब होता है जल की सहायता से उसको तोड़ना। अब बोलिएगा कि जलीय अपघटन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। उस एसिड को केवल आपको जो है, उस पदार्थ को जो है आपको पानी में डाल देना पड़ेगा। अब पानी में डाल दीजिए, उसका जलीय अपघटन अपने आप हो जाएगा। जैसे एसिटिक एसिड या टार्टरिक एसिड, उसको पानी में डालिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में डालिए, उसका जलीय अपघटन होगा और जलीय अपघटन होकर के H+ आयन देगा। क्या देगा, H+ आयन देगा जलीय अपघटन करके। बेस में क्या होता है कि इसका जलीय अपघटन होने पर OH-, इसको हाइड्रोक्सिल कहेंगे। ये हाइड्रोक्सिल कहां से आया, तो हाइड्रो हाइड्रोजन से आया और ऑक्सी ऑक्सीजन से आया। तो OH- हाइड्रोक्सिल देगा तो बेस होगा और H+ देगा तो वो एसिड होगा। और ये जो यहाँ पर हम लिखे हैं जलीय अपघटन, ये मिलता जुलता वर्ड आपको आगे भी मिलेगा। यहाँ जलीय अपघटन है, एक होता है आपका विद्युतीय अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। जलीय अपघटन मैंने जल की सहायता से तोड़ना, और इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन का मतलब होगा विद्युत की सहायता से तोड़ना। उष्मा की सहायता से भी तोड़ा जाता है, थर्मोलाइसिस। लाइट की सहायता से भी तोड़ा जाता है, फोटोलाइसिस। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलाइसिस, जलीय अपघटन। एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि ये है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप इसको पानी में डाल दीजिए। जब आप पानी में डालिएगा ना, तो ये टूट करके एक बन जाएगा H+ और दूसरा बनेगा Cl-। तो हमें यहाँ पर देखना क्या है कि इससे क्या प्राप्त हो रहा है, H+ प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एसिड। इसका एग्जांपल लेंगे तो NaOH, नाम क्या होगा बताइए, सोडियम, और ये हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। इसका यदि जलीय अपघटन होगा तो ये Na+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। तो यहां पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है आपको, OH-, वो क्या होगा, बेस। H+ प्राप्त होगा, क्या होगा वो, एसिड। सॉल्ट का चर्चा आगे करेंगे बाद में। अब यहां पर देखिएगा कि एसिड का जो पहचान है या बेस का पहचान जो है, हम कितने तरीके से कर सकते हैं। एसिड और बेस का पहचान कितने तरीके से कर सकते हैं, तो एक तो आपका चेक करके कर सकते हैं आप, स्वाद में खट्टा लग रहा है या स्वाद में कड़वा लग रहा है।
लेकिन ध्यान रखिए सारे एसिड को चेक कर पता करना पॉसिबल नहीं है। रीजन, कुछ जो एसिड होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि आपका मुंह सब जला देगा यदि चखने की कोशिश करेंगे। आप सुने होंगे आप एसिड अटैक होता है तो उस एसिड से पूरा स्किन जल जाता है। तो सारे एसिड को आप चक्कर पता कर लें, संभव नहीं है। सारे बेस को आप चक्कर पता कर लें, पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या उपाय है भाई? तो कई उपाय हैं। उसमें से क्या क्या उपाय है देखिए। उसके लिए एक तो हम लोग यूज करते हैं कुछ इंडिकेटर। इसके अलावा एक आपका होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता रहे हैं, फिर आगे बताएंगे। पीएच स्केल में क्या होता है ध्यान रखिएगा। एक आपका होता है स्केल इस तरह से, इसमें 1 से लेकर के 14 तक डिजिट लिखा होता है। यहाँ बीच में 7 होता है। यदि किसी का भी पीएच वैल्यू 7 है तो वो ना तो एसिड होगा ना तो वो बेस होगा। जैसे उदाहरण के लिए आपका पानी यदि स्वच्छ हो, साफ हो, तो उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। वो ना तो एसिड है ना तो वो बेस है, ठीक है। और यदि 1 से 7 के बीच में है तो ये आपका होगा एसिड और ये आपका होगा बेस। 1 से लेकर के 14 होता है पीएच स्केल में। इसके बारे में डिटेल अभी हम और समझाएंगे, अभी इतना जानिए। चलिए, तो एक पीएच स्केल यूज करते हैं और एक आपका इंडिकेटर। अब देखिए इंडिकेटर में जो है वो 3 तरह का इंडिकेटर, एक्चुअल में 2 ही है लेकिन फिर भी हम 3 यहां बता रहे हैं। एक आपका नेचुरल इंडिकेटर, एक आपका जो है वो सिंथेटिक, और एक को यूनिवर्सल कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर देखिए क्या है। नेचुरल इंडिकेटर उस इंडिकेटर को कहते हैं, प्राकृतिक सूचक उस इंडिकेटर को कहते हैं जिसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए आपका लिटमस, आपका हल्दी, आपका प्याज, आपका लौंग, वेनिला, ये सभी जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। अब ये इंडिकेटर नहीं समझ पा रहे हैं यदि, तो इंडिकेट से बना हुआ है। बाइक में पीछे तरफ होता है इंडिकेटर, उस इंडिकेटर से बताया जाता है कि हम इधर मुड़ने वाले हैं या उधर मुड़ने वाले हैं। मतलब कुछ हम जानकारी, कुछ सूचना देते हैं दूसरे को। तो यहाँ पर इंडिकेटर क्या होगा? इंडिकेटर ऐसा पदार्थ है जिससे किसी भी पदार्थ में एसिड या बेस की उपस्थिति का पहचान किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? इंडिकेटर। और जो इंडिकेटर नेचुरल सोर्स से प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर में यहाँ पे पहला हमें दिख रहा है लिटमस, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिटमस। क्या होता है ये लिटमस? देखिए ये लिटमस जो है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन को लीचेन भी कहते हैं। और ये लाइकेन थैलोफाइटा समूह का पादप होता है, प्लांट होता है। यहाँ पर हम लाइकेन के बारे में पूरा बताने लगे तो अच्छा बात नहीं होगा। ये बायोलॉजी में पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ केमिस्ट्री है, तो यहाँ पर आप केवल उतना जानिए, बाकी डिटेल वहां पढ़ेंगे। और ये रोसेला नाम के लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। अब जो लिटमस नेचुरल होता है, नेचुरली जो लिटमस होता है वो बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, पर्पल। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछ चुका है 2018 में, बैंगनी रंग का होता है। लेकिन फिर इससे जो है 2 तरह के लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। नेचुरली बैंगनी होता है, पर्पल, लेकिन फिर इसे 2 तरह का जो है वो बनाया जाता है, एक आपका ब्लू और एक आपका रेड। मार्केट में ब्लू या रेड कलर में आपको लिटमस पेपर मिल जाएगा। वैसे लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है, लिटमस का विलियन भी होता है। विलियन माने शरबत, जैसे शरबत है उसी तरह से। शरबत में क्या रहता है? चीनी, नींबू। उसी तरह से पानी में यदि आप लिटमस डाल दें तो वो लिटमस विलियन कहलाएगा, लिटमस का जलीय विलियन, एक्वियस सॉल्यूशन। तो मार्केट में आपको ब्लू या रेड मिलता है, लेकिन नेचुरली वो बैंगनी कलर का होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक रूप में लिटमस का रंग कैसा है? तो बैंगनी। मार्केट में ब्लू या रेड कलर में बिकता है। बोल क्यों ब्लू या रेड में बिकता है? अभी बताएंगे, अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए यदि कोई एसिड है तो वहां पर क्या होता है
कि जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड में ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। समझ गए? और यदि कोई बेस है तो वहां रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे याद रखने के लिए कैसे याद रखिएगा, देखिए कई तरीके हैं। एक तो तरीका है कि एसिड जानते होंगे काफी खतरनाक होता है। जब भी एसिड नाम आता है तुरंत लगता है जल उल जाएंगे क्या। और खतरनाक चीज जो किससे हम डिनोट करते हैं? रेड से। तो ये देख लीजिए कि एसिड क्या होगा कि एसिड में वो रेड में कन्वर्ट होगा। अब यदि रेड में कन्वर्ट होगा तो कौन कन्वर्ट होगा? ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। तो एक इससे याद रख सकते हैं कि एसिड खतरा और रेड में कन्वर्ट होगा, रेड में बदल जाएगा। कौन? ब्लू। दूसरा तरीका क्या है? एक कॉमन नाम है, आप सुने होंगे, अनीला। माने अम्ल में क्या होगा? तो नीला लिटमस लाल में बदल जाएगा। आप बोलिएगा इंग्लिश वाले क्या करेंगे? तो पहला लेटर ले लीजिए ना, ए बी आर। इससे याद रखिए, ए बी आर, ए बी आर, ए बी आर। नहीं तो अंबेडकर जानते हैं, भीमराव अंबेडकर, अम्बेर। ठीक है, तो जैसे याद रखिए। और जब ये याद रहेगा तो उसकी सहायता से इससे भी जो है हम लोग कंफ्यूजन से बच सकते हैं। यहाँ पर रेड ब्लू में बदलेगा। तो ये हुआ आपका लिटमस। अब देख लीजिए, लिटमस की सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई एसिड है या कोई बेस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है कि हम आपको करके दिखा पाए। आप स्कूल में यदि इसे देखे होंगे तो ठीक है, सरकारी स्कूल में तो नहीं ही मिला होगा, प्राइवेट स्कूल में हो सकता है आपको मिला हो, नहीं भी मिला हो सकता है। तो फील करिए। और यदि बहुत ज्यादा आपको शौक है कि नहीं हम देखेंगे करके, तो गूगल में सर्च करिए, भरा पड़ा है सारा। आप जो प्रयोग है वो गूगल की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, यदि मन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो आप उसको थोड़ा सा करिए। ठीक है, चलिए अब और क्या बोले थे? हल्दी। हल्दी में क्या हुआ? देखिए, हल्दी में क्या होता है ना, यदि कोई एसिड है तो एसिड में हल्दी का रंग परिवर्तित नहीं होगा। एसिड और हल्दी यदि मिल जाए तो हल्दी का कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। हल्दी होता कैसा है? पीला रंग का होता है ना, तो इसका कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा एसिड में। लेकिन वही चीज बेस में बात करेंगे तो बेस में इसका रंग परिवर्तन हो जाएगा। कैसा होगा रंग परिवर्तन? उसके लिए हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, याद रह जाएगा। आप खाते वक्त देखे होंगे कि कभी कभार सब्जी या कुछ भी सट में यदि पड़ गया, तो जब सट में पड़ता है और फिर जब ले जाके उसको साबुन की सहायता से धोते हैं, साबुन क्षार होता है, क्षारीय नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो आप देख लीजिएगा कि क्षार और सट में आपका क्या गिर गया था? सब्जी। सब्जी के अंदर में क्या था आपका? हल्दी। तो आप देखिएगा कि जैसे ही क्षार साबुन उस पर पड़ता है तो हल्दी का जो रंग है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। आप देखे होंगे कपड़ा धोते वक्त। और नहीं तो एक बार चेक करके देख लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मतलब क्या है यहाँ से कि जो हल्दी है, हल्दी में कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा यदि एसिड में डाला जाए तो। लेकिन वही चीज यदि बेस और हल्दी यदि मिल जाए तो हल्दी का रंग जो पीला है वो पीला से बदल जाएगा भूरा लाल में, रेडिश ब्राउन में। तो यहाँ पर लिटमस, हल्दी, इन सब में क्या हो रहा है? रंग परिवर्तन हो जा रहा है। हालांकि एसिड में नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ तो हो रहा है ना, बेस में रंग परिवर्तन हो जा रहा है। अब ध्यान रखिएगा कि कुछ जो इंडिकेटर हैं उसमें रंग में परिवर्तन नहीं होता है, उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपका प्याज, यदि हम इस प्याज और एसिड को मिलाएंगे एक साथ, प्याज में एसिड डालें या एसिड में प्याज डालें, जो भी, ये प्याज है यार, उसमें हल्का एसिड डाल दीजिए या एसिड में हल्का प्याज का रस निकोड़ के डाल दीजिएगा, तो एसिड में इसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा गंध है वैसा ही रहेगा। लेकिन इसी एसिड को यदि आप बेस में डाल दीजिएगा, क्षार में डाल दीजिएगा, तो इससे उसका गंध जो है वो समाप्त हो जाएगा। प्याज का अपना एक तो गंध तो है ना,
तो प्याज में जो गंध है वो समाप्त हो जाएगा बेस में। तो यदि गंध समाप्त हो जा रहा है तो समझिए बेस है, नहीं हो रहा है तो समझिए एसिड है। तो यहाँ पे गंध में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। तो प्याज जो है एग्जाम्पल है घ्राण सूचक का या गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और ये भी पूछ चुका है रेलवे में, को लगेगा कि ये सब क्या फालतू फालतू का चीज है, लेकिन पूछ चुका है, पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पूछा है, 3 4 5 क्वेश्चन पूछ चुका है, उसमें 1 2 क्वेश्चन हम पीछे तरफ डाल देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। अब प्याज आपका लिखेगा कि किस तरह का सूचक है, तो घ्राण सूचक। नेचुरल तो है ही, लेकिन नेचुरल में भी कैसा है, घ्राण सूचक। प्याज के अलावे लौंग, वेनिला, ये भी जो है वो घ्राण सूचक और फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। तो ये भी एग्जाम्पल में पूछा हुआ है लौंग। अब देखिए कुछ जो इंडिकेटर हैं वो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे कहेंगे संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। और जो नेचुरली मिलता है वो प्राकृतिक सूचक, ये हम बता चुके, हल्दी वगैरह, प्याज वगैरह। और संश्लेषित सूचक में जो है एक आपका जो है वो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज, और एक आपका फिनोल्फ्थालीन, ठीक है, फिनोल्फ्थालीन, ठीक है। और ये दोनों चीज आप लोग पढ़िए नोट्स में कि इसमें कौन सा रंग परिवर्तन होगा, हम अगला दिन पूछेंगे। और याद रखने के लिए कोडिंग भी बताएंगे। चलिए, तो ये एक आपका हो गया कि इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, नेचुरल या फिर सिंथेटिक, प्राकृतिक या फिर संश्लेषित या मानव निर्मित। संश्लेषित माने निर्माण। चलिए, और एक और होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बारे में बहुत डिटेल आपको नहीं जानना है, ध्यान रखिए। एक होता है पीएच पेपर, इस पीएच पेपर को ही यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ये पीएच स्केल से अलग है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको कहेंगे, जो सब तरह के एसिड और सब तरह के बेस के बारे में बता देगा। यूनिवर्सल का मतलब वही होता है जो सब पर लागू हो जाए, जो हर जगह काम करे, वही यूनिवर्सल है। और जो आपका पीएच पेपर होता है ना, ये केवल एसिड और बेस के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि उसकी प्रबलता, स्ट्रॉन्गनेस के बारे में भी बताता है। अब यहां पर देखिए आपका कि एसिड के जो है वो प्रकार, एसिड के टाइप। तो एक यदि बात करें सोर्स के आधार पे, मतलब प्राप्त कहां से होता है, तो इस आधार पे एक आपका होता है ऑर्गेनिक और एक आपका होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक माने कार्बनिक। ऑर्गेनिक उसे कहते हैं जो एनिमल या प्लांट से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए आपका एसिटिक, टार्टरिक, अधिकतर एसिड इसी कैटेगरी में आता है। मैलिक एसिड तो अधिकतर इसी कैटेगरी में आता है, ऑर्गेनिक एसिड। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये सभी जो है वो आपका दुर्बल अम्ल होते हैं। ये दुर्बल क्या है, वीक एसिड, अभी तुरंत बता रहे हैं। उसके बाद ये आपका जो इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक और ये आपका इनऑर्गेनिक। ये क्या होता है, तो जिसे खनिजों से प्राप्त किया जाता है, खनिज इनऑर्गेनिक में आता है, मिनरल्स से प्राप्त किया जाता है। इसे प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपका फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो ये सभी क्या है, इनऑर्गेनिक। इसका सोर्स एनिमल या प्लांट नहीं होगा। तो ये और ये हम ये बोले ये दुर्बल होता है, तो ये क्या होगा, तो ये सामान्यतः स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसको छोड़कर, कार्बोनिक को छोड़कर बाकी जो लिखे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड,
ये सभी जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये हुआ स्रोत के आधार पे दो प्रकार के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। दूसरा यदि प्रबलता के आधार पर देखेंगे, स्ट्रॉन्गनेस के आधार पे, तो ये आपका हो सकता है एक प्रबल अम्ल और एक आपका होगा दुर्बल अम्ल। प्रबल स्ट्रॉन्ग और दुर्बल वीक। क्या होगा? देखिए, प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल को कहते हैं जिसका जलीय अपघटन होने पर, हम बोले थे जलीय अपघटन करने के लिए सिंपली उस अम्ल को जल में डाल देना है। जलीय अपघटन होने पर वह पूरी तरह से विघटित हो जाता है। पूरी तरह से क्या होगा? विघटित हो जाएगा, पूरी तरह से विघटित हो जाएगा। और सोचिए, जब पूरी तरह से विघटित हो जाएगा तो बहुत अधिक मात्रा में हमें हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। तो जो जल में पूरी तरह से विघटित हो जाता है और अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है, वो आपका हो गया प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल। जैसे उदाहरण के लिए HCl। और हम क्या बोले थे कि जो इनऑर्गेनिक होता है ना, इनऑर्गेनिक जो एसिड होता है वो प्रबल अम्ल होता है। तो ये चीज अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा कि कौन ऑर्गेनिक कौन इनऑर्गेनिक है। अभी तो बताया नहीं है, अभी खाली टाइप देखिए, सारा चीज क्लियर होगा। वीडियो पूरा देखिए, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा और क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अब इसकी बात करते हैं, दुर्बल में क्या होगा? जब इसे आप जल में डालेंगे तब पूरी तरह से विघटित होगा नहीं, पूरी तरह से टूटेगा नहीं। और जब पूरी तरह से टूटेगा नहीं तो बहुत अधिक मात्रा में H+ नहीं देगा, अधिक मात्रा में नहीं देगा, कम मात्रा में देगा। ठीक है। और यदि आप इस चीज को नहीं बूझ पा रहे हैं तो एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ठीक है, समझिए। आप कोई चीज जलाते हैं, लकड़ी जलाइए। बताइए, यदि लकड़ी को हम पूरी तरह से जला देंगे तो बहुत अधिक ऊष्मा प्रदान करेगा कि नहीं? बोलिएगा हाँ। लेकिन यदि कम ही जलाए तब तो कम ऊष्मा प्रदान करेगा। तो जब लकड़ी पूरी तरह से जल जाएगा तो अधिक ऊष्मा प्रदान करेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है कि एसिड जल में पूरी तरह से विघटित हो जाता है और अधिक मात्रा में H+ आयन देता है। और इसमें क्या है कि जल में पूरी तरह से विघटित हो नहीं पाता है तो अधिक मात्रा में H+ आयन नहीं देता है। जिस तरह से लकड़ी पूरा न जले, थोड़ा ही जले तो ज्यादा ऊष्मा देगा नहीं, उसी तरह से यहाँ पर होगा कि पूरी तरह से विघटित होगा नहीं तो बहुत अधिक मात्रा में H+ आयन नहीं देगा। और क्वेश्चन इससे भी आया है रेलवे में, तो 3-4-5 क्वेश्चन पूछ चुका है। SSC में भी पूछा हुआ है 1-2 बार। उसके बाद एक और आपका हो सकता है जो कि बहुत टफ चीज है नहीं, बहुत आसान चीज है, ये सब लोग सुने होंगे, तनु और सांद्र, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। ये बहुत आसान चीज है, सब लोग जानते होंगे। आप देखिएगा कि आप बहुत बार एसिड खरीद कर लाते हैं तो बोलता है कि ये बहुत कंसंट्रेटेड है, दुकानदार बोल के आपको देगा कि बहुत कंसंट्रेटेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और बहुत बार बोलता है नहीं नॉर्मल है, और ये भी नहीं समझ पाए ना तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे लोग शराब पीते हैं, देखिएगा। अब ऐसा नहीं कि हम आपको शराब पीने बोल रहे हैं, हम एग्जांपल केवल समझा रहे हैं। तो यदि शुद्ध शराब है, शुद्ध शराब, तब बहुत हार्ड होता है, वो एक तरह से सांद्र हो गया, कंसंट्रेटेड। फिर लोग क्या करते हैं, उसको उसमें पानी मिला देते हैं तो फिर पी पाते हैं, तब उससे वो क्या जाता है, तनु। ठीक है, डाइल्यूट हो जाता है। तब बोलिएगा कि हम मार्केट से यदि सांद्र कंसंट्रेटेड अम्ल खरीद लें और उसको डाइल्यूट बनाना चाहें तो क्या पानी मिला के कर पाएंगे? तो कर पाएंगे, लेकिन पानी उस तरह से नहीं मिलाना पड़ेगा जिस तरह से शराब में मिलाते हैं। समझिए कैसे मिलाना पड़ेगा। देखिए, ये आपका है एसिड, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इसे 2-3-4 बार पूछ चुका है। ये है एसिड, सांद्र है, कंसंट्रेटेड है। हम इसको पतला करना चाहते हैं, डाइल्यूट करना चाहते हैं।
हमारा पानी है ये वाटर। बताइए यदि शराब को पतला करना रहता है तो लोग क्या करते हैं, पनिया उठाते हैं और इसमें डाल देते हैं कि नहीं। लेकिन बोलिएगा यहां भी ऐसा करेंगे सर कि पानी को उठाएंगे और एसिड में डाल देंगे, तो ऐसा करना खतरनाक होगा, ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब पानी को एसिड में नहीं डालना है। तो क्या करना है, एसिड को उठाना है और पानी में डालना है धीरे धीरे हिलाते हिलाते, ये सही होगा। क्यों ऐसा होता है, देखिए यदि आप पानी को इसमें डालिएगा तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। एक्सो माने बाहर और थर्म माने ऊष्मा, मतलब यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगा बहुत अधिक। और बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न यदि होगी तो उससे जो है आप जल सकते हैं यदि छिटक के पड़ा तो, या बर्तन टूट सकता है, कांच वगैरह का बर्तन हो तो टूट सकता है। इसलिए पानी को इसमें नहीं डालना है, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर यदि एसिड को इसमें डालेंगे तो क्या होगा। ध्यान रखिए यदि एसिड को हल्का हल्का इसमें डालेंगे तो ऊष्मा यहां भी उत्पन्न होगा, लेकिन ध्यान रखिए पानी उतना ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। इस चीज को थोड़ा सा आप समझिए कि पानी मुश्किल से गर्म होता है। पानी को गर्म करने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा चाहिए, बहुत अधिक ऊष्मा दीजिएगा तब ये गर्म होगा। पानी गर्म होने के लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा लेता है। तो जब आप एसिड को यहाँ डालिएगा पानी में तो पानी बहुत ज्यादा गर्म होगा नहीं। जैसे बहुत लोग नहीं होते गांव तरफ कि एक पुआ पीना दीजिए उसको तो कोई सुनने वाला नहीं है, उसी तरह से पानी की थोड़ा सा ऊष्मा में इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन उतना ही ऊष्मा यदि इसमें उत्पन्न होगा ना तो काफी गर्म हो जाएगा। यदि उतना ही ऊष्मा यहाँ हो तो बहुत गर्म होगा, लेकिन उतना ही ऊष्मा यहाँ उत्पन्न हो तो पानी ज्यादा गर्म नहीं होगा। तो इस चीज को अब क्लियर करिए यहाँ पे कि यदि एसिड को इसमें डालेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, लेकिन उस ऊष्मा से पानी बहुत ज्यादा गर्म होगा नहीं, ठीक है। लेकिन वही चीज पनिया इसमें यदि डाले तो थोड़ा सा ऊष्मा से भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा उतना ऊष्मा से। इस चीज को फिजिक्स भाषा में कहते हैं कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, स्पेसिफिक हीट अधिक है। फिजिक्स में ये चीज मिलेगी, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, मतलब गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये समझ गए कैसे करना है। आपको एसिड को उठाना है और पानी में डालना है, उल्टा करना है। और बाकी कंफ्यूजन हो तो सोच कर देख लीजिएगा, याद करिएगा। और जेएसएससी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है ये चीज, रेलवे के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगला क्लास जो होगा वो काफी क्या कहेंगे इंटरेस्टिंग होगा। अगला वीडियो इंतजार करिए।